दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करूंगा पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए अपनी चौकियां छोड़कर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस विवाद में कूदी हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, लंबे समय तक केंद्रीय सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी। दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया था कि सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को और उनसे अनुरोध किया कि उनका समाधि स्थल दिल्ली में बनाया जाए। उसके जवाब में शर्मिष्ठा मुखर्जी कहती हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के घड़ियाली आंसू हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने परिवार के प्रति किसी और की इज्जत नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब मेरे बाबा, वो अपने पिताजी को कहती हैं, प्रणब मुखर्जी को कहती हैं कि जब मेरे बाबा का निधन हुआ था तो इस कांग्रेस पार्टी ने उनके शोक में एक शोक सभा तक आयोजित नहीं करी थी। मैं उन्हीं के शब्दों को बता रहा हूं। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि ये राहुल गांधी और इनके अंध चेले जिस बेशर्मी की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी के अंध चेले कांग्रेस को गड्ढे में डाल रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने अपने भाई अभिजीत मुखर्जी की भी आलोचना करी है। मैं आपको बता दूं कि अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस का बचाव करने का प्रयास किया था। इस पर उन्होंने कहा था कि मुझे उपदेश ना दो। उन्होंने कहा था कि उस समय कोविड का मामला था, लेकिन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि कोविड ने कहीं शोक सभा का आयोजन करने से किसी पार्टी को रोका नहीं था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के अनेक प्रधानमंत्रियों की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी का उन्हें वरिष्ठ रणनीतिकार माना जाता रहा है और कांग्रेस पार्टी के वो बलिष्ठ नेता रहे। लेकिन मनमोहन सिंह का जब दूसरा कार्यकाल चल रहा था, उस वक्त आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी, उसका एक खास परिवार, कांग्रेस के सहयोगी, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो या और पार्टी हो, देश को लूटने का एक अभियान चला रहे थे। लेकिन उस लूटने के अभियान में एक बाधा थी और वो बाधा थी प्रणब मुखर्जी। उनके पास जो मंत्रालय था, उस मंत्रालय में कोई लूट नहीं पा रहा था क्योंकि उनकी सख्त निगाहें थी। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह चुप नहीं थे कि मैं नहीं लूट रहा हूँ, लेकिन जो तुम जो लूट सकते हो लूटने दो। उनका सीधा सा सिद्धांत था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अब प्रणब मुखर्जी का ये व्यवहार कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रहा था और उनको ये लगता था कि लूटने का हमारे पास स्वर्णिम मौका है, लेकिन प्रणब मुखर्जी की वजह से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी को हटाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन डर था कहीं सरकार न गिर जाए। आखिरकार सोनिया गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को निर्देश दिया कि वो पी चिदम्बरम को गृह मंत्री बनाए और कहते हैं गृह मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम को दो निर्देश दिए गए। पहला निर्देश दिया गया कि किसी भी कीमत पर और किसी भी तरीके से आप तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में डाल दो, क्योंकि उन्हें लग गया था नरेंद्र मोदी से खतरा है, ये हमें चुनौती देंगे 2014 में। और दूसरा कहा था कि प्रणब मुखर्जी की जासूसी करो। आखिर ये कर क्या रहे हैं, हमें लूटने क्यों नहीं दे रहे। उनको ये दो काम करने के निर्देश दिए गए थे और दोनों कामों को अंजाम देना शुरू करा पी चिदम्बरम ने। आपको याद होगा चिदम्बरम के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी को झूठा फंसाने के बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए और उसके बाद प्रणब मुखर्जी की जासूसी शुरू हुई। खुद प्रणब मुखर्जी ने एक बार देखा कि उनके कार्यालय की दीवारों पर एक संदेहास्पद पदार्थ चिपका हुआ है। उनको आशंका हुई कि गृह मंत्री चिदम्बरम मेरी जासूसी करा रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा कि मेरी जासूसी कराई जा रही है। वो मामला रफा दफा कर दिया गया।
तो प्रणब मुखर्जी के ऊपर शक था कांग्रेस को। प्रणब मुखर्जी आंखों की किरकिरी बने हुए थे कांग्रेस पार्टी के लूटू नेताओं की। तो अब जब मनमोहन सिंह के ऊपर ये घड़ियालू आंसू बहाने का प्रयास किया है सोनिया गांधी ने और सोनिया गांधी के परिवार ने और इनकी टोली ने, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इनकी पोल खोली है और इनसे कहा है कि इन्हें किसी से हमदर्दी नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने परिवार से हमदर्दी है। और ये जो मनमोहन सिंह के लिए पत्र लिख रहे हैं ये भी घड़ियाली आंसू हैं। और इन्होंने मेरे बाबा का भी अपमान किया था। और आपको पता होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी अपमान कई बार गांधी परिवार ने किया है। मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो में कह चुका हूं कि उनको अपमानित करने के लिए जून 2004 में सोनिया गांधी ने संविधान को बाईपास करते हुए एक एनएससी गठित करवाई थी जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, जिसका मकसद एक बताना था कि मनमोहन सिंह जी आपसे कुछ नहीं आता, आपसे सरकार चलाने नहीं आती, सरकार कैसे चलेगी, सरकार क्या फैसला करेगी, ये मैं आपको बताऊंगी। कि मनमोहन सिंह का अपमान किया गया था। लेकिन फिलहाल दोस्तों अब मैं इस विषय को और लंबा नहीं खींचूंगा, आपको लेकर चल रहा हूं पाकिस्तान की ओर। शायद दिसंबर का महीना ऐसा है जब पाकिस्तान की सेना किसी से युद्ध नहीं कर सकती। मुझे लगता है पाकिस्तान की सेना को दिसंबर की ठंड में अलाव के आगे बैठकर हाथ तापने की आदत है। अरे भाई यदि ऐसी आदत है तो तुम दिसंबर के महीने में दूसरे देशों से पंगा क्यों लेते हो? मत लड़ो। यदि भागने की आदत है, मैदान छोड़ने की आदत है तो मत लड़ो। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर अफगानिस्तान के कुछ नागरिक ठिकानों पर हमले किए थे जिसमें 51 नागरिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने कहा था कि हमने विद्रोहियों पर और उन ठिकानों पर हमले करे हैं जहाँ से पाकिस्तान पे हमले होते हैं, लेकिन तालिबान ने आरोप लगाया था कि हमारी तालिबान चौकियों पर हमले हुए हैं और हमारे नागरिकों को मारा गया। उसी दिन तालिबान ने कहा था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और पाकिस्तान से बदला लेंगे। फिलहाल इस शनिवार की देर रात को तालिबान के सैनिकों ने डूरंड लाइन को क्रॉस कर दी। डूरंड लाइन वो लाइन है जिसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान तो इस डूरंड लाइन को स्वीकार करता है। लेकिन अफगानिस्तान में चाहे कम्युनिस्टों की सरकार रही हो, चाहे अमेरिकी समर्थन सरकार रही हो, चाहे तालिबान की सरकार हो और चाहे पहले तालिबान अफगानिस्तान के राजा रहे हो, किसी ने भी डूरंड लाइन को वास्तविक लाइन नहीं माना और उनका कहना था अफगानिस्तान का क्षेत्रफल और आगे बढ़कर है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा। उसी दिन तालिबान लड़ा के डूरंड लाइन को क्रॉस कर गए। पाकिस्तान के सैनिक अपने देश की सीमा रक्षा की सीमा रेखाओं की रक्षा नहीं कर पाए और अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों को देखकर भागने लगे। तालिबान लड़ाकों ने गोलियां बरसाई और फिलहाल तालिबान ने दावा किया है कि उसने 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया और पाकिस्तान की अनेक चौकियों पर कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान ने इसका खंडन किया। पाकिस्तान ने ये तो माना है कि हमारे कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन हमारे सैनिक नहीं मारे गए, वो नागरिक हैं जो मारे गए और हमारा बस एक सैनिक मरा। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो अपने मृत सैनिकों को स्वीकार नहीं करता। जो सैनिक पाकिस्तान की रक्षा की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं वो उनको अपना सैनिक मानने से इनकार कर देता है। हमने ये बात कारगिल युद्ध में भी देखी थी। आपको याद होगा जब कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और उनकी डेड बॉडियाँ भारत के पास थी, तब पाकिस्तान ने उन डेड बॉडियों को ये कहकर लेने से इनकार कर दिया था कि ये पाकिस्तान के सैनिक नहीं है। यानी ये पाकिस्तान इतना बेशर्म है कि अपने देश के सैनिकों के शवों को लेकर उनका अंतिम संस्कार भी विधि विधान पूर्वक नहीं करता। और तब उन कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों को जो मारे गए थे और जिनका शव पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया था, उनके शवों का भी इस्लामिक विधि विधान से भारत ने अंतिम संस्कार किया था। और फिलहाल अभी फिर ये हरकत आई है कि तालिबान कह रहा है हमने 19 सैनिक मार दिए, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है नागरिक होंगे, सैनिक रहेंगे, सैनिक बस एक ही मारा गया। दोस्तों पाकिस्तान के सैनिकों को भागने की आदत है। तालिबान ने भागते हुए सैनिकों पर भी हमला करा और उसने भारत वाली एक गलती नहीं दोहराई। आप सोच रहे हैं भारत ने कौन सी गलती कर दी? आपको बता दूं कारगिल का जब युद्ध हुआ था और जब भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य बलिदान, अपने कुर्बानी के बाद ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तो पाकिस्तान के जो सैनिक जीवित बचे थे वो भागने लगे।
तब भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब इस बात को अड़ गए थे कि हमारे देश की ये सभ्यता नहीं है, हमारे देश की ये नीति नहीं है कि हम भागते हुए लोगों पर गोली चलाएं। और उन्होंने भागते हुए पाकिस्तानी सैनिकों पर गोली न चलाने के निर्देश भारत की सेना को दिए थे, और इसलिए पाकिस्तान के वो सैनिक जीवित भाग पाने में सफल हुए। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने गलती नहीं करी और उन्होंने भाग रहे, जो पाकिस्तान के तालिबान के लड़ाकों को देखते ही भागने लगे, उन्होंने उन पर गोलियां चलाई और उनको मार गिराया। दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान के सैनिकों को बुरी शिकस्त मिली और वो अनेक चौकियों को भाग छोड़े। मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त 2021 को जब इस तालिबान ने अहमद करजई से सत्ता छीनी थी, तब पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। पाकिस्तान की सेना खुशियां मना रही थी और तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था, अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि अब तालिबान की सरकार आ गई है, हम जो कहेंगे वो अफगानिस्तान में होगा, हम जो निर्देश देंगे अफगानिस्तान के तालिबान लड़ा के हमारे उन निर्देशों को मानेंगे। और उन्होंने कहा था कि अहमद करजई के रहते हुए भारत को जो स्पेस अफगानिस्तान में मिल रहा है, अब वो स्पेस बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, शायद पाकिस्तान को यह अंदाज़ा नहीं था, पाकिस्तान के नीति निर्धारक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि वो तालिबान को सत्ता सौंपकर अपने गले में एक जिंदा सांप डाल रहे हैं। इस बात को सिर्फ हम नहीं कर रहे, भारत के लोग नहीं कर रहे, अब पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक भी यह बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अमेरिका में भूतपूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत प्रतिष्ठा की नज़रों से देखा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान की सेना के रिटायर्ड जनरलों से कहा है कि आप रिटायर हो गए, गोल्फ खेलिए और अपना रिटायरमेंट का जीवन आसानी से व्यतीत करिए, लेकिन आप पाकिस्तान की विदेश नीति में हस्तक्षेप मत करिए। उन्होंने कहा कि ये किसी कमांडर बटालियन का कमांडर होंगे, किसी टुकड़ी के कमांडर होंगे, सेना के कमांडर होंगे, ये सेना की टुकड़ी को चलाना जानते होंगे, लेकिन इन्हें विदेश नीति का संचालन करना नहीं आता। और इनकी वजह से, इन रिटायर्ड जनरलों की वजह से पाकिस्तान को एक नहीं हजारों बार दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से कहा है कि इन रिटायर्ड जनरलों को इनके घर बैठा दो, इनको विदेश नीति का ज्ञान नहीं है लेकिन हस्तक्षेप करते हैं विदेश नीति में। सिर्फ हुसैन हक्कानी अकेले ऐसे नेता अकेले राजनयिक नहीं है जिन्होंने आलोचना करी है। दोस्तों, आलोचना अब्दुल बासित ने भी करी है, जो भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रहे हैं और जिनसे कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में चुपचाप मिला करते थे और जो कश्मीर के नेताओं को चुपचाप मिलने के लिए बुलाया करते थे। उन्होंने भी कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की नीति फेल हो गई और हमने जो सोचा था कि हम तालिबान को सत्ता दिलाकर अफगानिस्तान में भारत का स्पेस खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ। तालिबान के आने के बाद भारत को और ज़्यादा स्पेस अफगानिस्तान के अंदर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तालिबान की नीति का पालन करने में पूरी तरह विफल रहा है और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने भी सेना के रिटायर्ड जनरलों पर डाली है और कहा है कि सेना के रिटायर्ड जनरल विदेश नीति में हस्तक्षेप करना बंद कर दें और विदेश नीति सिर्फ उन लोगों को सौंपी जाए जिन्हें विदेश नीति का ज्ञान है। तो दोस्तों, सेना के रिटायर्ड जनरलों की आलोचना पाकिस्तान में भी उठ रही है, पाकिस्तान में भी स्वर उठ रहे हैं। फिलहाल सिर्फ यही कहूँगा पाकिस्तान की सेना से कि यदि दिसंबर के महीने में आपसे लड़ना नहीं जाता, दिसंबर का महीना आपको अलाव में आग में हाथ तापने की आदत है, तो पंगा मत लो। आप दिसंबर 1971 में भारत की सेना के सामने सरेंडर करा था और अब आपने फिर दिसंबर 2024 में तालिबान के लड़ाकों को पीठ दिखाकर भागे हो। तो इसलिए अपनी सरकार से कह दो कि दिसंबर के महीने में लड़ाई मत किया करो। दोस्तों, आज की बात यही ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मिलूँगा आपसे और किसी विषय पर चर्चा करूँगा और फिर आपसे चलते चलते बस यही निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।